लिखा है न्यूक्लियस कोलाइड्स विद स्टेशनरी न्यूक्लियस इन अ वैक्यूम, द डायग्राम शोज द पाथ। ये स्टेशनरी न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस आके इससे टकराता है। शो द पाथ ऑफ द न्यूक्लियाई बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। नो अदर पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कोलिजन व्हिच डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। अब देखें, एक पार्टिकल तो स्टेशनरी है ना, और दूसरा पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ जाके उससे टकराता है। ठीक है। आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई सम ऑफ इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम नहीं है ना, क्योंकि मूव एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कर रहा है, दूसरा वाला स्टेशनरी है, तो कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं है। ठीक है। इसका मतलब यह है आपको ऐसी ऑप्शन चूज करनी है जिसमें फाइनली वर्टिकल मोमेंटम जीरो ना हो, क्योंकि उसने हमसे नॉट पॉसिबल वाला पूछा है। आप नोटिस करें कि वाई में इसका एक वर्टिकल मोमेंटम है और नीचे वाले का भी एक वर्टिकल मोमेंटम है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इनिशियल जो फाइनल वर्टिकल मोमेंटम आएगा वो जीरो आ सकता है इसमें। इसी तरह बी में भी आ सकता है, ये देखेंगे इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, ये दोनों कैंसल आउट तो होके जीरो आ फाइनल सकता है तो वर्टिकल। ठीक नहीं होना चाहिए। उसने पूछा है नॉट पॉसिबल, इसमें भी जीरो आ सकता है, तो ये भी हो सकता है, इसलिए ये ठीक नहीं है दोनों, क्योंकि जो हो सकते हैं वो नहीं चूज करना है, नॉट पॉसिबल चूज करना है। हाँ जी ठीक है। ऑप्शन डी में देखें, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये बन सकता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये बन सकता है, ये दोनों कैंसिल आउट होके सम ऑफ फाइनल वर्टिकल मोमेंटम दे सकता है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। इस वाली ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ये वाली वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, क्या दो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोमेंटम्स कैंसिल आउट हो सकते हैं? क्या ये कैंसिल आउट हो सकेंगे? नहीं। नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये वाली ऑप्शन ठीक नहीं है। नहीं। नॉट पॉसिबल वाली ही आपने चूज करनी थी। जी सही ठीक है। है। चलो आगे जी। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है नॉन यूनिफॉर्म बार पी क्यू हैज लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड वेट 200 न्यूटन। इसका वेट है 200 न्यूटन। ये पी क्यू कहीं यहाँ पर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा 200 न्यूटन। अच्छा। A weight of block 400 Newton is attached to the top of the bar at its center. The bar rests horizontally on the ground. इसका जो weight है वो है 400 newtons. A vertical force of 360 is now exerted upwards on the bar at the end Q and is just sufficient to lift. Just sufficient मतलब almost balanced है. What is the distance from the center of gravity of the bar to end P? वो कहता है यहाँ से लेके ना यहाँ तक बताओ कितना डिस्टेंस होगा। कहता है ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यह है कि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इसका वेट बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। A block of weight 400 न्यूटन इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द बार एट इट्स सेंटर। उसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक तो 200 है, बार का अपना वेट है 200, वो हमें पता नहीं है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। क्या आप मेरे साथ हैं बेटे? हाँ जी। चलें। अब उसने कहा है जस्ट सफिशिएंट, मतलब थोड़ी देर पहले ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही तो था, है ना। तो फिर अब देखना ये है कि ये 200 विल ट्राई एंड क्रिएट अ मोमेंट दिस वे, दिस 400 विल ट्राई एंड क्रिएट अ मोमेंट दिस वे, 360 विल ट्राई टू क्रिएट अ मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो देखते हैं, दो क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, एक है 200, इस 200 का इस पॉइंट पी से चलिए कितना कैसे डिस्टेंस पता है वो लगता है हमें। कि एक मोमेंट क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। आपको ना कोई एक पॉइंट ऐसा अज्यूम कर लेना चाहिए, नॉर्मली वो जहां कोई फोर्स ना लग रही हो, यू गॉट मेक दैट द पिवट पॉइंट। सही है। जहां पर कोई जी। फोर्स ना लग रही हो, यू नॉर्मली कंसिडर दैट द पिवट पॉइंट। एंड नाउ कंसिडर, ऐसे ना आपने एक पेंसिल रखी हुई है और यहाँ से आपने पकड़ लिया है। अब अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो आप मुझे बताओ ये पेंसिल किधर जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर। ऊपर जाएगी ना।
तो यहाँ पर 3 बजे होते हैं, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 12 होता है। तो जब ये ऐसे करके ऊपर की तरफ टर्न करेगी तो ये क्लॉकवाइज तो होगा कि एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ जी। तो मुझे बताओ, अगर यही पेंसिल हो और इस पेंसिल के ऊपर अब हम इधर फोर्स लगाएं ऐसे करके कुछ, ये वाली फोर्स इस पेंसिल को ऊपर लेके जाएगी या नीचे? यहाँ से तो फिक्स्ड है, यहाँ से तो कहीं भी नहीं जाएगा। नीचे जाएगी क्लॉकवाइज। ये नीचे लेके जाएगी ना, तो 3 के बाद यहाँ 4 होता है, क्यों? यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है। क्या बात? जी ठीक। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये कौन सी वाली फोर्स क्लॉकवाइज लेके जाएगी, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगी। हाँ हाँ जी मैडम। जी। चलो इस डिस्टेंस को हम एक्स कह देते हैं, क्योंकि ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये हमें पता ही नहीं था कहाँ है। तो हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम उसको एक्स कह देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 400 × 25। वो इसलिए क्योंकि उसने हमें बताया है कि 400 को हमने सेंटर में लगाया है। टोटल लेंथ 50 थी, तो पिवट से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 का हाफ। 25। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताओ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा वाला क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज? 360 न्यूटन। हाँ, तो मोमेंट निकालने के लिए डिस्टेंस से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 360 × 25। नहीं बेटे, टोटल ये पिवट पॉइंट है, इधर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 50। 360 × 50। हाँ, ये रहा। तो सॉल्व कर लो इसको, जी। 360 × 50 -400 × 25। ऑल ऑफ दिस इज डिवाइडेड विद 200, दैट शुड गिव यू एक्स। क्या आंसर है? एक सेकंड सर। कर लो सर। 40। तो ठीक है। 40 तो जीरो मतलब पॉइंट 40 फोर सेंट, जीरो 40 सेंटीमीटर हुआ ना, तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लो, 0.40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। जी ठीक है। चलो सुबह आप, इसमें क्या है? जी। A ball is released from rest and falls vertically to the ground. The kinetic energy of the ball varies with the height h of the ball above the ground changes. Above the ground changes. Air resistance is negligible. Which graph shows variation of ek with h? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी अबव द ग्राउंड, तो किनेटिक एनर्जी, तो जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे किनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। ओके, ठीक है। इसका आंसर सी या डी है ना? डी था शायद। डी है इसका आंसर। डी है, चलो लेट्स सी। काइनेटिक एनर्जी होता है तो हाफ एम काइनेटिक वी। एनर्जी इंक्रीज चाहिए ना, क्योंकि वो हाइट से नीचे आ रहा है ना। जब जब वो ना ऐसे बॉल इधर मौजूद है ना, तो इधर हाइट ज्यादा है, तो जहां पर हाइट ज्यादा होगी ना वहां पर काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होनी चाहिए। जैसे जैसे ये फॉल करता तो जाएगा, फिर तो बी दैट होना मीन्स, चाहिए ना। क्यों? बी में तो हाइट बढ़ रही है तो जीरो काइनेटिक से ज्यादा एनर्जी हो बढ़ रहा है। रही है। नहीं बेटे, हाइट जीरो तो नहीं है हाइट ना के जहाँ बढ़ने से तो हाइट, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। बेटा बॉल ऊपर से गिर रही है, बॉल ऊपर से गिर रही है, जहां से उसने गिरना शुरू किया वहां हाइट ज्यादा है। जैसे जैसे ये फॉल करेगा तो हाइट पे क्या असर होगा? कम होना लग जाएगी। हाँ, और जैसे जैसे ये फॉल करता है, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी? डिक्रीज इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी ना। तो जी। आप ऐसा ग्राफ देखो ना, जहां पर हाइट जब बड़ी थी तो काइनेटिक एनर्जी छोटी थी। ऐसा ग्राफ ये है ना, जहाँ हाइट बड़ी है वहां काइनेटिक छोटी है, हाइट बड़ी है काइनेटिक छोटी है। हाँ जी।
इसमें क्या हो रहा है, जी जहाँ हाइट बड़ी है वहां काइनेटिक बड़ी है, ये बात तो गलत हुआ ना। जी, डी होगा फिर। ठीक हो गया। तो अब ये एक लीनियर ग्राफ है, सर नॉन लीनियर ग्राफ है, ये एक लीनियर ग्राफ है। देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन डेल्टा एच एम जी, जैसे जैसे डेल्टा एच कम होगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप की बात हो रही है। ओके, लेट्स ट्राई एंड क्रिएट दैट। काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh equals to kinetic energy प्लस mgh1h2, ये तो जीरो थी। ओके, ये वहां जाएगी तो ये h1 आहिस्ता आहिस्ता डिग्री। ओके, ऑलराइट, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। फिर एक और तरीका सोचते हैं। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस द यू स्क्वायर। इसमें जैसे जैसे वो एच एच ट्रैवल करता जाता है, नहीं, जैसे जैसे एच कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो एच आ रहा है, टोटल डिस्टेंस एच था, जैसे जैसे फॉल करता जाता है हम उसको एक्स कह लेते हैं। तो बेसिकली ये जो एस है ना, ये है एच माइनस एक्स टू ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस, ये तो जीरो से शुरू हुआ था, जैसे जैसे ये एच कम होता जा रहा है तो ये एक्स बढ़ता चला जा रहा है। एक्स बढ़ता चला जा रहा है तो ओवरऑल आंसर कम हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ी। अच्छा, इसका आंसर चेक करो, सी है कि डी है। सर किसका, 18 का? हाँ, 18 वाले गई। एक्सेलरेशन 18 का डी बढ़ती है। है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो चेंज इन हाइट जो आया होगा, जितना चेंज इन हाइट आया होगा और जितना वो यहाँ पर आया स्ट्रेट होगा। गिरेगा ना नीचे, तो फिर कांस्टेंट क्यों चेंज गिरेगा, होना पहले चाहिए। तो ये लॉजिक देख रहे हैं, नहीं क्यों स्ट्रेट गिरेगा, यही तो लॉजिक देखनी है अभी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी है और यहाँ तो इतनी है, सर ये टिल्ट क्योंकि कैसे हो जाएगा? अभी ना, एक मिनट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको पता है जी, एक्सेलरेशन जो होती है ना वो v माइनस यू बाई टी होती है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, ऑल्सो ये कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ओके, फॉर इक्वल चेंज इन हाइट, हाइट के अगर हम दो इक्वल चेंजेस देखें, यहाँ पर वेलोसिटी में उतना ही चेंज आया होना चाहिए जितना यहाँ पर चेंज आया होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन तो एक जितनी है। दैट्स द लॉजिक। लो देखो, मैं समझाता हूँ। जब ये बॉल फॉल करती है ना, यहाँ पर ये एक चेंज इन हाइट है और एक चेंज इन हाइट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जब ये ऐसे फॉल करना शुरू करती है ना, तो इस चेंज इन हाइट के दौरान जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है और इस चेंज इन हाइट के दौरान जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है, दोनों में जो चेंज इन वेलोसिटी है ना वो एक जितनी होनी चाहिए। वो इसलिए बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना। ये बात समझ आई। हाँ जी। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, और चूंकि एक्सेलरेशन सेम है ना, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितनी है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो एक जितना आना चाहिए, है ना। समझ आया हाँ ये। जी। जब चेंज इन वेलोसिटी एक जितना आया, हाँ जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही आएगा, जितना पहले आया था उतना ही बाद में आएगा। हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 19, 20,
23 चलिए आपने किया हुआ है, 24 ये वाला। An electromagnetic wave traveling in free space is not visible to the human eye. ये आपने ठीक लिखा है, ये वाली सारी विजिबल होती है। What is the possible wavelength of the wave? जो विजिबल नहीं है ह्यूमन आई को। इस जो किलोमीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मिली होता है 10⁻⁻3, तो ये बनेगा 4.2 इंटू 10⁻⁻7। और ये है 400, तो 4.00 इंटू 10⁻⁻7। और 700 है 7.00 इंटू 10⁻⁻7। तो आप ये देखो, ये इस रेंज में लाई करता है ना, तो ये तो नहीं हो सकती पॉसिबल, क्योंकि इनविजिबल होनी चाहिए, है ना। जी। ऑप्शन सी जरा ट्राई करो। 5.4 इंटू 10⁻⁻6 और 7 सेंटी लिखा हुआ है। सेंटी होता है 10⁻⁻2, तो ये बन जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻8। ये कैसे हो गया? क्यों? सेंटी होता है टेन की आप पावर माइनस सेंटीमीटर टू को मीटर में कह रहे हैं? जी जी, सबको मीटर्स में, क्योंकि ये सारी मीटर्स में लिखी हुई है ना वैल्यूज। तो बस सबको मीटर में करना है? बस करके कंपेयर कर लो, जो इस रेंज में आता है वो विजिबल है, जो नहीं आता है वो इनविजिबल है। वाह। हाँ जी, ठीक है। सी होगा इसका। ये होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है। वो कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ्स आर emitted from two sources x and y. The waves are emitted from x and y with a phase difference of 180। x से 180 डिग्री फेज डिफरेंस आपको याद पड़ता है जब इन फेज हों दोनों सोर्सेज। तो डेल्टा एस द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 2n+1 lambda by 2 for destructive. Do you remember these formulas? हाँ जी। नाहिल। और जब 180 डिग्री आउट जी ऑफ सर। फेज हो जाता है ना, तो डेल्टा एस इक्वल टू एन लैम्डा फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है। और डेल्टा एस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है। सही। फॉर्मूलाज उल्टे हो जाते हैं बस अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो सोर्सेस। मेरे साथ हो? इन फेज का क्या मतलब है? क्या हुआ है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? बेटा वो होता है कोहेरेंट। इन फेज का क्या मतलब है, आप ये सर इन पूछना फेज चाह का रहे हैं ना। मतलब? जी। कोहेरेंट कुछ और चीज होती है, पहले इन फेज समझ लें। इन फेज का मतलब होता है जब दो चीजें बिल्कुल एक साथ वाइब्रेट कर रही हों, साइड बाय साइड, तो उनको हम इन फेज कहते हैं। ये दोनों अगर इकट्ठे ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हो ना, ये दोनों इन फेज कहलाते हैं, इन फेज। सही। जी। और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब है अगर यही दो ऑब्जेक्ट्स हों, ये एक ऊपर जा रहा हो एक नीचे जा रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हाँ है। जी। तो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कैसा होगा? 90 डिग्री का मतलब होगा कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, दूसरा पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। अब जब ये नीचे आए तो ये अपनी मीन से ऊपर जाए। तो इसको अगर हम वो कहेंगे जो अभी मैक्सिमम पे है वो नीचे आएगा तो ये मैक्सिमम पे चला जाएगा मिनिमम पे? ये नेगेटिव मैक्सिमम पे चला जाएगा ना फिर ये। हाँ ये जी वाला ठीक है। पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पे पहुंचे, उस वक्त ये अपने मीन पे आ चुका हो। फिर जब ये मीन से नीचे जाए, ये वाला वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए। सर सही है। 360 डिग्री आउट ऑफ फेस हो सकता है? 360 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब ये है कि ये दोनों ऐसे पड़े हुए थे। ये वाला जो पार्टिकल है पहला, ये वाला, ये ऐसे ऊपर जाता है, वापस मीन पे आता है, नीचे जाता है, वापस मीन पे आता है, और उसके बाद अब ये दोनों ऐसे मूव करने लग जाते हैं। ये
0 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, या 360 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, या 720 भी हो सकता है, या उसमें 360 और ऐड कर लो, 1080। ठीक है, ये हमें नहीं पता चल सकता कि 360 है कि 720 है कि 0 है। ठीक है। ये ठीक है। अच्छा जी। An intensity maximum is detected at point 3। Intensity maximum is detected यानी यहाँ मैक्सिमा आया है। ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी हैं, और यहाँ एक मैक्सिमा आया है। आप मेरे साथ हो? जी। पाथ डिफरेंस निकालते हैं, पाथ डिफरेंस। लेट्स सी वो पाथ डिफरेंस कितना है। आप देखें y से z तक का कितना डिस्टेंस है और x से z तक का कितना डिस्टेंस है। 110 माइनस 70, द आंसर कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर्स, है ना? सर सिर्फ ट्रैक क्यों करेंगे? क्योंकि पाथ डिफरेंस निकालना है ना। ये डेल्टा एस क्या चीज है? डेल्टा एस क्या है? ये सारे पाथ डिफरेंसेस हैं। पाथ डिफरेंस क्या होता है? ये वो डिस्टेंस होता है जो दोनों वेव्स ने ट्रैवल किया है ना, डिस्टेंस उसका डिफरेंस है ये। जी ठीक है। ठीक है। अब वो पाथ डिफरेंस इतना सारा आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना, तो मुझे बताओ ये लेफ्ट वाले फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे कि राइट वाले होंगे? राइट वाले। राइट वाले होने चाहिए ना। अब उसमें भी उसने जी। आपको कहा है कि इधर बन रहा है मैक्सिमम, तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला अप्लाई होगा कि नीचे वाला? कौन सा अप्लाई नीचे होगा? वाला। हाँ जी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। हाँ जी। अच्छा जी। अब देखना यह है कि हमें कैसे पता चलेगा ये है, ये है, ये है, ये है। अगर आप इसका ये जब पाथ डिफरेंस आपने निकाला है ना, इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0.5 ऑफ अ वेवलेंथ, 1.5 ऑफ अ वेवलेंथ, 2.5 ऑफ अ वेवलेंथ, क्योंकि एन की जगह पर ना या 0 डाल लें, या 1 डाल लें, या 2 डाल लें, या 3 डाल लें, एंड सो ऑन। जब आप एन की जगह 1 डालते हैं ना, तो पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा आता है। जब आप 1 डालते हैं एन की जगह, तो पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा आता है। जब आप 2 डालते हैं पाथ डिफरेंस, तो 2.5 लैम्डा आता है। 2.5 लैम्डा का मतलब है कि जो भी वेवलेंथ है उसके साथ 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मेरे साथ हो? हाँ जी। चलो अब हम जरा चेक करते हैं। अगर मैं ये 40 में से 10 को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास पाथ डिफरेंस तो आ जाता है 4 लैम्डा। ये तो होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है ना। होल नंबर में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सही। अब मैं ट्राई करता हूँ, इसको 16 से डिवाइड करूं। मुझे बताओ कितना आता है? एक सेकेंड। 5/2, 2.5। मुझे बताएं, क्या पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा हो सकता था? जी। हो सकता था ना, इसका मतलब है 16 हमारा पॉसिबल आंसर है। जरा और चेक करके देखते हैं। आप देखें 16 की बजाय अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूं, तो आंसर आ जाएगा टू 2 आएगा। लैम्डा। तो 2 लैम्डा तो तब होता ना जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती। हाँ जी। तो ये तो ठीक नहीं है। अगर 40 से डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा? 1। 1 लैम्डा। तो 1 लैम्डा फिर होल नंबर मल्टीपल है, वो तो फिर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है ना। जी ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत हो गई, तो सी बी ठीक होना चाहिए। खुश हो? हाँ जी। चलो ध्यान से देखना। वेरी इजी। मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों हैं और ये जो दोनों हैं,
क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है ब्रांचेस? जी। ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है ना? तो हाँ जी। ये एक तरह का पोटेंशियल डिवाइडर है और ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिवाइडर है, क्योंकि इन ब्रांचेस के अंदर दोनों चीजें रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। पोटेंशियल डिवाइडर तो सीरीज सर्किट नहीं होता, ये तो पैरेलल है। जी जी जी, ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है, लेकिन जब आप इसके अंदर देखोगे तो ये और ये सीरीज में नहीं है एक दूसरे से। हाँ जी, तो ये पूरा तो नहीं होगा ना पोटेंशियल नहीं डिवाइडर, ना, ये हाफ दो होगा। पोटेंशियल डिवाइडर्स हैं, एक ये और एक ये। टू पोटेंशियल डिवाइडर्स, ये और ये। जी। हाँ जी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होना चाहिए। आपसे कह रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमें क्या शो करता है, बताना जरा। वोल्ट मीटर क्या शो करता है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है ना। हाँ जी। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसके एक एंड पे, एक किनारे पे, इधर कितना पोटेंशियल बाकी बचा है और इधर कितना बाकी बचा है, तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि इस पूरी ब्रांच को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा और इसको कितना मिल रहा होगा। um, दोनों को 8.0। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन हो गया, शाबाश, गुड जॉब। मुझे जरा ये बताओ कि मैं कैसे निकालूंगा कि ये वाला आर कितना वोल्टेज यूज कर रहा होगा। हाउ विल आई फाइंड दैट आउट? पोटेंशियल डिवाइडर से, फॉर्मूला से। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला से। जिसका वोल्टेज निकालना है वो ऊपर, और टोटल रेजिस्टेंस नीचे मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज, है ना। हाँ जी। आर डिवाइडेड बाय 4 r इंटू 8, ये आर और ये आर कट जाता है, तो आपको पता चला कि ये 2 वोल्ट्स यूज करेगा, है ना। जी। तो 8 में से 2 यहाँ यूज हो गए, तो यहाँ कितना बाकी बच गया? चलो, सिक्स अब वोल्ट जरा मेरी मेरी मदद करो, मुझे बताओ ये 3 r कितना यूज कर रहा होगा। वैसे 3 आर की जगह हम आर से भी कर सकते हैं। हाँ, जब आप आर करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आर में कितना यूज होना है, तो यहाँ पे उतना ही बाकी बचा होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आर ऊपर रख लो, 3 r + r इंटू 8 कर लो, तो आपको पता चलेगा कि 2 वोल्ट, इसमें 2 वोल्ट मिलने चाहिए। यानी ये 6 वोल्ट यूज करके आया होगा, तो यहाँ 2 वोल्ट बाकी बचे होंगे ना। जी। अब मुझे बता दो डिफरेंस कितना आ रहा होगा वोल्ट मीटर पे। 4 वोल्ट सी। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलो सभी आगे थर्टी चल। सिक्स भी बता दो। ठीक तो है आपका। ये मेरा तुक्का लगा था। द वेरिएबल रजिस्टर इज एडजस्टेड सो दैट आई इंक्रीजेज। आई को हमने बढ़ाना है। आई तभी बढ़ सकता है ना जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, जी। है ना। रेजिस्टेंस हाँ जी। डिक्रीज, ये है ना वेरिएबल रजिस्टर, है ना। जी। जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है, तो ये जो वोल्टेज है, इजंट दिस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि आर इज डिक्रीज्ड, सो लेस वी इन दिस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अंदर फिर लेस वी होगा। हाँ जी, अब ठीक है। अब जब बैटरी में से कम वोल्टेज बाहर चाहिए, तो अंदर तो फिर ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। जी। तो यहाँ ये लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इंक्रीजेस। हाँ जी सर, पोटेंशियल डिफरेंस करंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन ये जो सर्किट है ना यहाँ, इसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी है ना, IR + I कैपिटल R। ध्यान से देखना, ये ईएमएफ तो नहीं चेंज हो रहा ना सर्किट में, हाँ है ना। जी। ये वाला कैपिटल आर कम हो जी। रहा है, इसका मतलब है ये जो कैप I × कैपिटल R है, ये डिक्रीज हो जाएगा। जी।
तो खुद ब खुद ये वाली जो वैल्यू है ये बढ़नी चाहिए, ताकि जब दोनों को ऐड करें तो आंसर वही आए जो पहले था। जी ठीक है। ये जो आई आर है ये वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रजिस्टर है। हाँ जी ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया। एक और पेपर भेजा है नेक्स्ट आपने? मुझे लगता होगा, वो भी एक टू है। पेपर और। चलो उसमें कितने मार्क्स हैं? 44 है आई गेस।